स्टूडेंट्स, तो मैं आज लेके आई बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है सेल डिवीजन। तो मैं बात करूँ सबसे पहले सेल की। तो सेल क्या होती है? हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट, यानी हमारी बॉडी का जो भी काम है, हम जो भी कर रहे हैं, हम डाइजेशन, रेस्पिरेशन जो भी हो रहा है, वो सब किसकी वजह से हो रहा है? सेल की वजह से। तो सेल हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये एक सेल डिवाइड भी करती है, ग्रोथ भी करती है, डिफ्रेंशिएट भी करती है। अगर कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना हो हमारी बॉडी में, तो क्या होता है? सेल डिफ्रेंशिएट करती है। क्या करती है? डिफ्रेंशिएट करती है। जैसे हम बात करें लिवर सेल की या फिर हार्ट सेल हो गई, ये क्या करती है? कुछ भी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए खुद का क्या करती है? डिफ्रेंशिएट करती है। लेकिन मैं बात करूँ कि सारी सेल डिफ्रेंशिएट करती है, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स ऐसी है जो क्या करती है? डिवाइड करती है। हर सेल डिफ्रेंशिएट नहीं करती है। तो जो सेल डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही है वो क्या करेगी? डिवाइड करेगी। तो ये डिवाइड किस तरह से होता है, एक सेल से दो सेल किस तरह से बनती है, इसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर मैं बात करूं सेल डिवीजन की, तो सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन को क्या बोलेंगे कि जो एक पेरेंट सेल है ये क्या करती है? दो डॉटर सेल में डिवाइड होती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? सेल डिवीजन। तो अगर बात करें ये जो पेरेंट सेल ये क्या कर रही है? दो डॉटर सेल में डिवाइड हो रही है, तो इसको क्या कहा जाता है? सेल डिवीजन कहा जाता है। तो सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच ए पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सेल डिवीजन कहा जाता है। फिर हम बात करें सेल साइकिल की। तो ये सेल साइकिल क्या होती है? तो सेल साइकिल क्या होती है? अगर हम बात करें हमारे घर में कोई भी प्रोग्राम रहता है, कोई भी फंक्शन रहता है, तो हमें उसकी पहले से ही प्रिपरेशन करनी पड़ती है, पहले से उसकी तैयारी करनी पड़ती है, तब जाकर वो प्रोग्राम पूरी तरह से खत्म हो सकता है। तो उसी तरह से अगर हम सेल डिवीजन की बात करें, तो हमें अगर किसी सेल को डिवाइड करवाना है, एक सेल से दो डॉटर सेल बनानी है, तो उसके अंदर बहुत सारी स्टेज, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। तो उन इवेंट्स को क्या कहा जाता है? सेल साइकिल कहा जाता है। जैसे हमारे अंदर क्या होता है? पेरेंट्स की बात करें तो हमारे पेरेंट्स से क्या आता है? स्पर्म और ओवम, यानी बात करें पापा से हमारे स्पर्म और मम्मी से हमारे ओवम मिलकर क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ओके, तो ये जाइगोट क्या होता है? आगे चलकर डिवाइड होता है दो डॉटर सेल में। ओके, तो ये जाइगोट आगे चल के किस तरह से डिवाइड होता है, इसके अंदर कौन कौन सी स्टेज आती है, कौन कौन सी इसके अंदर प्रोसेस होती है, कौन कौन सी इवेंट्स इसके अंदर आते हैं, इसको क्या बोलेंगे? सेल साइकिल बोलेंगे। यानी डिवाइड करते टाइम जितने भी स्टेज और जितने भी इवेंट्स आते हैं उन सबको क्या कहा जाता है? सेल साइकिल कहा जाता है। तो हमें सबसे पहले बात करूँ सेल साइकिल में कौन कौन सी फेज आती है, कौन कौन सी फेजेस से होकर सेल साइकिल पूरी होती है, यानी सेल पूरी तरह से डिवाइड कब होती है। तो सबसे पहले अगर बात करें कौन सी आएगी? इंटरफेज। तो अगर बात करें इंटरफेज, ये क्या रहती है? सबसे लॉन्गेस्ट फेज रहती है सेल साइकिल की। पूरी सेल साइकिल को कंप्लीट होने में ह्यूमंस के अंदर कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा टाइम अगर किसी में लगता है तो वो कौन सी फेज में लगेगा? इंटरफेज में। इसलिए इसको सबसे लॉन्गेस्ट फेज कहा जाता है। इसको रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि सेल कोई वर्क नहीं कर रही, सेल पूरी तरह से एक्टिव रहती है, अपना जो मेटाबॉलिक जो भी उसका वर्क है वो पूरी तरह से करती है। लेकिन इस टाइम पर क्या होती है? सेल डिवाइड नहीं होती, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज। और ये सबसे पहली फेज है, इसमें क्या होती है? सेल खुद को प्रिपेयर करती है किसके लिए? डिवाइड करने के लिए। तो अगर डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर तो इसने इंटरफेज में कर दिया, उसके आगे कौन सी फेज आएगी? एम फेज। एम फेज को क्या बोलते हैं? डिवाइडेशन फेज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? जो सेल होती है वो क्या करती है? डिवाइड करती है। इसमें भी दो फेज रहती है एम फेज में, इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और एक दूसरी फेज इसको बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब रहता है इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवाइड होता है। तो न्यूक्लियस का डिवाइड होने के लिए भी कुछ स्टेज रहती है, जैसे प्रोफेज हो गया, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इन जो फेज में से गुजरने के बाद क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवाइडेशन हो जाता है। ये तो बात रही कि सेल डिवाइड हो रही है, लेकिन सेल डिवाइड करने से पहले भी हमें उसको जो प्रोसेस है, जो हमें उसको प्रिपरेशन करना होगा कि सेल पूरी तरह से डिवाइड हो सके, तो वो सारी फेज किस में आएगी? जो सारी प्रोसेस वो किस में आती है? इंटर
फेज के अंदर आती है। तो इंटरफेज की बात करें तो इंटरफेज में कितनी फेज रहती है, 3 फेज रहती है। सबसे पहले आती है G1 देन S और उसके बाद G2 फेज। अगर मैं बात करूँ G1 फेज की, तो G1 फेज क्या रहती है, सिंथेसिस करती है किसका, सेल ऑर्गेन्स का। अगर मैं बात करूँ जैसे अपनी फैमिली में अंदर किसी का डिवाइडेशन हो रहा है, किसी में डिवीजन हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, हर एक को इक्वल क्वांटिटी में हर एक सामान मिलना जरूरी रहता है, तभी वो डिवाइडेशन प्रॉपर्ली हो सकता है। तो उसके लिए भी सेल के अंदर अगर हम बात करें, अगर सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया हर एक ऑर्गन एक एक है, तो उसमें सेल डिवीजन कैसे प्रॉपर्ली हो पाएगा, कैसे इक्वेंशियल हो पाएगा। तो उसको इक्वल करने के लिए क्या किया जाता है, हर एक जो ऑर्गन से उसका क्या जाता है, सिंथेसिस किया जाता है, यानी कि इसको डबल किया जाता है। तो जीवन में जो सेल ऑर्गन है उसका क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है, मतलब उनका सिंथेसिस होने लगता है। फिर नेक्स्ट आती है एस फेज। एस फेज को बहुत इंपॉर्टेंट बोला जाता है, क्योंकि एस फेज के अंदर क्या होगा, एस फेज के अंदर क्या होता है, जो सेल है उसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट रहता है, उस डीएनए का क्या होता है, सिंथेसिस होने लगता है। डीएनए क्या होता है, डबल हो जाता है। और डीएनए के साथ साथ एक और अगर हम बात करें सेंट्रियोल की, तो सेंट्रियोल भी क्या होता है, डबल हो जाता है। सेंट्रियोल का फंक्शन सबको पता है कि क्या करता है, वो जब सेल डिवाइड होने लगती है तब जो पोल रहते हैं दोनों, वहां पर पोल पर क्या होता है, सेंट्रियोल क्या काम करते हैं, उन क्रोमोसोम को सेपरेट करने का काम करते हैं। तो सेंट्रियोल का भी सिंथेसिस होना बहुत जरूरी है, वो क्या होता है, एस फेज में होता है। ओके, तो इसमें डीएनए सिंथेसिस भी हो गया। डीएनए सिंथेसिस हुआ तो उसमें हिस्टोन प्रोटीन का भी सिंथेसिस होगा, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन किस लिए यूज होता है, डीएनए के पैकेजिंग में। फिर नेक्स्ट आता है G2 फेज। G2 फेज में क्या होगा, G2 फेज में जितने भी हमारे प्रोटीन से एंजाइम है, जो भी डीएनए मतलब जो भी सेल डिवीजन में यूज होगी या फिर जिनकी हेल्प से सेल डिवाइड होगी, उन सब प्रोटीन और एंजाइम का जो सिंथेसिस वो किस में हो जाएगा, G2 फेज में हो जाएगा। तो इस तरह से इस इंटरफेज की जितनी भी स्टेज है, ये तीनों स्टेज मिलकर क्या करती है, सेल को डिवाइड करने के लिए तैयार करती है। इसमें एक और फेज आता है जिसका नाम रहता है G0 फेज। G0 फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि G1 फेज में बहुत सी सेल्स ऐसी रहती है जिनको डिवाइड नहीं करना होता है। तो अगर ये डिवाइड नहीं हो रही है तो ये क्या करती है, सेल क्या करती है, जो सेल साइकिल है उससे क्या होती है, एग्जिट हो जाती है, यानी उससे बाहर निकल जाती है, यानी कुछ देर के लिए वो अपना डिवाइडेशन यानी डिवीजन जो भी है वो रोक रही है। तो वो रोक रही है तो वो कहाँ चली जाती है, G0 फेज में चली जाती है। अगर G0 फेज को बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, इनएक्टिव फेज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सेल डिवाइड करने के लिए एक्टिव नहीं रहती। हाँ, इसकी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जितनी भी इसकी जो वर्क है वो प्रॉपर्ली वो कर रही होती है, लेकिन सेल डिवीजन के लिए तैयार नहीं होती, वो इनएक्टिव रहती है सेल डिवीजन के लिए। लेकिन अगर आगे चलकर उसको सेल डिवीजन करना है तो क्या वापस से सेल साइकिल में आ सकती है, हाँ वो आ सकती है। वापस से क्या करती है, वो सेल साइकिल में आ जाती है G0 फेज से G1 फेज में, और अपनी जो भी सेल साइकिल की प्रोसेस है उसको वापस स्टार्ट कर देती है। तो इस तरह से G0 फेज है। जैसे हम बात करें हमारी हार्ट की सेल हुई, उन सेल्स को क्या होता है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं रहती है, तो वो किस में रहती है, G0 फेज में रहती है, लेकिन वो अपना पूरा मेटाबॉलिक जो भी उसका वर्क है वो पूरे अच्छी तरीके से करती है, लेकिन वो डिवीजन में सेल डिवीजन में भाग नहीं रहती है। तो और मैं आपको एनसीईआरटी का एक डायग्राम बताती हूँ, जिसके अंदर क्या है, एक साइकिल के थ्रू बताया गया है कि किस तरह से इंटरफेज आती है, किस तरह से ये फेजेस आती है, और उसके अंदर एम फेज की जो भी फेज है उसको किस तरह से साइकिल के अंदर बताया गया। तो मैं आपको एनसीईआरटी का एक डायग्राम बताती हूँ। तो ये रहा एनसीईआरटी का डायग्राम, जिसके अंदर सेल साइकिल के बारे में बताया गया है। तो सेल साइकिल में सबसे पहली स्टेज कौन सी आती है, G1 एस फेज, और फिर कौन सी आती है, G2 फेज। तो ये G1 से G2 तक का जितना भी ड्यूरेशन, इससे क्या बोला जाता है, इंटरफेज, जैसे मैंने आपको बताया भी था। तो जो इंटरफेज का जो ड्यूरेशन रहता है वो सबसे ज़्यादा आवर का रहता है, और सबसे कम ड्यूरेशन किसका रहता है, एम फेज का रहता है। एम फेज में कौन कौन सी आती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, ये सब किस में आती है, एम फेज के अंदर आती है। तो सेल स्टार्ट करती है G1 सेल से, फिर एस फेज में जाएगी, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा, एंड देन प्रोटीन सिंथेसिस होता है। फिर ये जो एम फेज से गुजरने के बाद क्या बनाती है, डॉटर सेल बना देगी, यानी 2 सेल्स बन जाती है। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। अगर G1 में अगर कोई सेल ग्रोथ नहीं करना चाहती है, सेल डिवीज़न में पार्ट नहीं लेना चाहती, तो ये क्या करती है, G0 जो फेज है उसमें चली जाती है। तो ये G0 से अगर इसको वापस से इस सेल को वर्क करना है, वापस से सेल साइकिल में डिवाइड होने के लिए आना है, तो ये वापस से आ भी सकती है। जो एम फेज है इसके बारे में हम
नेक्स्ट क्लास में अच्छे से जानेंगे। तो आज के लिए डायग्राम जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एनसीईआरटी का जो डायग्राम था उससे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इंटरफेज होती है, किस तरह से एमफेज होती है। बट अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि जो एमफेज में जो कैरियोकाइनेसिस है, इसके अंदर जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये किस तरह से अपना वर्क करती है, इसमें किस तरह से सेल डिवाइड होती है, किस तरह से क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, जितने भी इसकी प्रोसेस उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के हमने इंटरफेज के बारे में पढ़ाई थी। इंटरफेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज और इसको प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं, जो प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एम फेज के बारे में पढ़ाती हूँ। तो आज के लिए इतना है।